प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस राष्ट्रीय शक्ति अर्थ तत्व एवं सीमाएं, ये पेपर हमारा सेकंड है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। और आप मुझे जानते ही हैं, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, सहआचार्य गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय शक्ति। शक्ति पावर जिसे हम कहते हैं, और जब वो पावर नेशन के साथ या देश के साथ जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र की शक्ति बन जाती है। तो एक राष्ट्र की शक्ति जो है उसमें कई तत्व काम करते हैं, तो हम इन तत्वों को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं भौगोलिक तत्व में, तो जैसे जापान है, वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए लेकिन उसका क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है। लेकिन अगर हम उसके राष्ट्रीय चरित्र पर जाएंगे तो उसका राष्ट्रीय चरित्र बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम ये भी सब बातें पढ़ेंगे और राष्ट्रीय शक्ति की अर्थ क्या है, फिर उसके तत्व और उसकी लिमिटेशंस या सीमाएं, ये हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें हम परिभाषाएं और विचारधाराएं तक पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें राष्ट्रीय चरित्र से लेके सैनिक तत्वों को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर लगाते हैं। अब मार्गेंथू के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों एवं नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ये राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करा सकता है। फिर पैडलफोर्ड और लिंकन कहते हैं कि यह शब्द मतलब राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। फिर हार्टमैन कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति में वह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली अथवा निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। आर्गिन्स्की कहते हैं अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा। जॉर्ज श्वेजेनबर्गर भी जो हैं शक्ति को अपनी इच्छा का दूसरों पर आरोपीकरण तथा अपालन की स्थिति में प्रभावकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की क्षमता को कहते हैं। हॉस कहते हैं शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र पर डालता है। तो ये कुछ परिभाषा हैं राष्ट्रीय शक्ति के। अब हम तत्वों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व हैं मूल रूप से तो सैनिक होते हैं, किंतु अनेक तत्व भी कार्य करते हैं जो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। और एक राष्ट्र की शक्ति के ये कारण जो है यह तत्व पहला है भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल राष्ट्रों की शक्ति के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है किसी देश का क्षेत्रफल, उसकी जलवायु, स्थलाकृति और अवस्थिति। तो हम इन तत्वों की बात करते हैं। पहली बात आती है क्षेत्रफल। तो राष्ट्रीय भूमि का आकार स्वयं एक शक्ति का तत्व है। श्लाइचर के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। क्षेत्र के विस्तृत होने से राष्ट्र में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक तो बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल लेता है, दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा और अधिक विविध प्रकार की हो सकती है। जैसे हम भारत को देखते हैं, 1937 और 1945 में जापान चीन को उसके विशाल क्षेत्र के कारण ही कुचल नहीं पाया। रूस की लड़ाई जो थी नेपोलियन के विरुद्ध और नाजी जर्मनी के खिलाफ रूस का जो संघर्ष था, तो रूस की फौज पीछे भी हट गई, इसलिए क्योंकि उसके पास एक विशाल क्षेत्रफल था। तो एक क्षेत्रफल की बहुत बड़ी बात होती है। अब विशाल क्षेत्रफल या आकार से कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता है। अगर आपके पास क्षेत्रफल सहारा जैसा विशाल डेजर्ट हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्षेत्र का महत्व जो है कभी घटता भी है और बढ़ता भी है। अब आती है बात जलवायु की। जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ट है, एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है, तो मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों द्वारा तय होता है। दिखाई पड़ता है कि ऊर्जा प्रदायक मौसम द्वारा उत्प्रेरित प्रत्येक राष्ट्र ने स्थल या समुद्र द्वारा अपनी ताकत पड़ोसी राष्ट्रों पर फैला ली है। तो जलवायु अत्यंत प्रभावक भौगोलिक तत्व है।
जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और कोई भी राष्ट्र महाशक्ति बनने की आकांक्षा केवल उस समय तक करता है जबकि उसकी जलवायु समशीतोष्ण हो। अब हम जैसे भारत की बात करते हैं, भारत की जलवायु समशीतोष्ण है। फिर भारत के पास में जो इतना विशाल क्षेत्रफल है वहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें भी होती हैं, तो भारत की जलवायु जो है उसमें वर्षा भी सही होती है, इसलिए भारत जो है वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में फसल उगा सकता है। तीसरी बात आती है स्थलाकृति, जिसे हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो किसी राष्ट्र को निर्धारित करने की उसमें स्थलाकृति जो होती है वो बहुत आवश्यक होती है। स्थलाकृति का मतलब होता है राष्ट्रों के बीच की प्राकृतिक सीमाएं। नदियों, पर्वतों या समुद्र से घिरे राष्ट्र अधिक सुरक्षित होते हैं। जैसे हम भारत की बात करें, भारत के उत्तर में हिमालय, फिर दक्षिण में समुद्र, तो ये भी बहुत बड़ी कहना चाहिए भारत को सुरक्षा प्रदान करती हैं। वर्तमान में स्थलाकृति का इतना महत्व नहीं रह गया है क्योंकि कोई भी सीमांत अब दुर्गम नहीं रह गया है, लेकिन तो भी प्राकृतिक सीमाएं बहुत हद तक एक राष्ट्र के लिए उसको मजबूत करने का काम करती हैं। तीसरी बात आती है यथास्थिति या अवस्थिति या लोकेशन। तो पामर और पार्किंसन कहते हैं कि प्रादेशिक स्थिति एक राज्य की सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। एक देश की अवस्थिति वहाँ की राजनीति और युद्ध कौशल का निर्धारण करने में भी सहयोग देती है। किसी भी राष्ट्र की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अवस्थिति भूमध्य रेखीय है अथवा विषुवत रेखीय अथवा इन दोनों के बीच में है। ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अटलांटिक महासागर पर अवस्थित होने का बहुत बड़ा लाभ है। यूरोप के महाद्वीप से अटलांटिक महासागर द्वारा अलग होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विशाल सेनाएं और समुद्री बेड़े रखे बिना अपना आर्थिक विकास काफ़ी समय तक करता रहा। कई बार भौगोलिक स्थिति कुछ राज्यों के लिए हानिकारक होती है, जैसे सुएज नहर के करीब होने के कारण मिस्र पर ग्रेट ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब आती है बात प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? जब हम प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर विचार करते हैं तो हमारी ये मान्यता कदापि नहीं है कि एक राष्ट्र जिसका भूभाग प्राकृतिक साधनों की संपदा से संपन्न न हो वे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। लेकिन मार्गेंथ्यू कहते हैं कि किसी राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों से संबंधित राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में सापेक्ष रूप से एक अन्य स्थायी तत्व उसकी प्राकृतिक साधन है। तो राजनीतिक और फौजी शक्ति अधिकांशतः औद्योगिक शक्ति है। औद्योगिकीकरण की मांग है कच्चे माल, मुख्यतः खनिज की असीमित पूर्ति। तो कच्चे माल के समूह में जिन्हें मनुष्य निकालता और काम में लेता है, आज शायद ही कोई ऐसा हो जो युद्ध के औजार बनाने के काम में ना आता हो। इसलिए शक्ति प्राप्ति के कच्चे माल पर नियंत्रण होता है। अन्य सब बातें समान हैं तो वे देश सर्वाधिक शक्तिशाली हैं जिनके हाथ में सभी आवश्यक सामरिक और संकटकालीन कच्चे माल हों। तो प्राकृतिक साधन किसी भी राष्ट्र की पूंजी कहे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। अब मोटे तौर पर हम प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं: खनिज पदार्थ, वनस्पति उत्पादन और जीव जंतु। अब हम खाद्य सामग्री की बात करते हैं तो कपास, रबड़, लकड़ी, लुगदी, ये बांस, दूध, ये जो प्रकार हैं, इसमें अगर कोई राष्ट्र स्वावलंबी है तो उस देश बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। फिर स्वदेश में उपजाए अन्न की कमी जो है अगर आपके पास है तो आप मजबूत नहीं हो सकते। जैसे आप जानते हैं शुरू में भारत गेहूं का उत्पादन नहीं करता था ज़्यादा, तो हमें विदेशों पे निर्भर रहना पड़ता था। अब कच्चे माल जो है अर्थशास्त्र का विशिष्ट उदाहरण है। और आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण के बिना राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करना असंभव है। औद्योगिकीकरण विशेषतः कच्चे खनिज पदार्थों की प्राप्ति पर निर्भर करता है। तो कच्चे माल की दृष्टि से दुनिया के लगभग सभी देश एक दूसरे से भिन्न हैं। युद्ध संचालन के यंत्रीकरण के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के कच्चे माल का अन्य कच्चे माल के ऊपर महत्व है। जैसे पहले कोयले का था, किंतु पेट्रोल और यूरेनियम का महत्व बढ़ गया है। और आज लोहा, कोयला और पेट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल के बिना आप जानते हैं
कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो अरब देश जो हैं वो पेट्रोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तकनीकी दृष्टि से कई देश जो हैं सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का भी प्रयोग करने लगे हैं। फिर प्राकृतिक गैसों के भंडार जहाँ हैं सूर्य ताप शक्ति से, वो भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो कुछ धातुएं जो होती हैं जैसे एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक है, ये लोहे को किनारे कर रही हैं, लेकिन संभावना यही है कि धातुओं की वरीयता क्रम में लोहे का स्थान ऊपर ही रहेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राकृतिक साधन, तो बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अपने को ढालने की योग्यता सभी राष्ट्रों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ राष्ट्र जो होते हैं उनकी बुनियादी आवश्यकता है भोजन, रेशे, कपास, कोयला, ये भूभाग में कितना ज़्यादा पर्याप्त रूप से उसका उत्पादन होता है। तो किसी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और हैसियत उसकी मांग को अन्य राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली इज्जत उसके अनुपात में घटती बढ़ती रहती है। तो अगर आपके पास यूरेनियम है तो आपके पास अलग पावर हो जाएगी। तो जैसे कनाडा है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य है, तो जिनके पास कोई पदार्थ नहीं है और वो पदार्थों की पहुंच पर नियंत्रण उनका नहीं है, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं राष्ट्र। अब हम आते हैं तीसरी बात, जनसंख्या। अब मार्गेंथू कहते हैं जब हम भौतिक और समन्वित भौतिक तथा मानवीय तत्वों से हटकर केवल विशुद्ध मानवीय तत्वों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा किसी राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होती है, तो हमें उनके गुणात्मक और मात्रात्मक अंगों में भेद समझ लेना चाहिए। अब श्लाइचर कहते हैं जब तक उत्पादन और युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राष्ट्र के पास बड़ी संख्या में लोग हैं वो सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा। तो जब आपके पास जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आपके पास फौज ज़्यादा होगी। अगर हम चाइना का उदाहरण लेते हैं, भारत का उदाहरण लेते हैं, तो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाएं इन देशों के पास हैं। वो बात अलग है कि लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत हैं। तो बड़ी जनसंख्या सैनिक और आर्थिक दृष्टि से किसी राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि कर सकती है। प्रथम श्रेणी के सैनिक अथवा शक्तिशाली राष्ट्रों के लिए विशाल संख्या का होना जरूरी है। अगर आपके पास जनसंख्या ही नहीं है तो आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते। भारत की जो फौज है 13 लाख की, वो उसके पीछे सबसे बड़ी बात उसकी एक विशाल जनसंख्या है। चौथी बात आती है तकनीकी। अब विज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान को तकनीक का नाम दिया गया है। तकनीकी या प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आविष्कार तथा अद्भुत सभी साधन आते हैं जिनसे राष्ट्र की भौतिक समृद्धि में सहायता मिलती है। तो तकनीकी उन्नति आपके पास कितनी है, जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, शासन व्यवस्था, शिक्षा का उपकरण, संचार साधन, अर्थव्यवस्था और युद्ध संचालन में तकनीकी शोध जितने ज़्यादा होंगे उतना देश आपका शक्तिशाली होगा। अब तकनीक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 3 क्षेत्र हैं, एक है सैनिक, दूसरा है औद्योगिक और तीसरा है संचार। सैनिक में क्या है कि राष्ट्रों और सभ्यताओं का भाग युद्ध की तकनीक के अंतर्गत जीता जाता है। तो जिन राष्ट्रों के पास सैनिक तकनीक ज़्यादा अच्छी होती है वो कमज़ोर राष्ट्रों को आसानी से हरा देते हैं। तो टेक्निकल जो है जितनी ज़्यादा एजुकेशन मिलेगी, सैनिक मिलिट्री कहना चाहिए तैयारी रहेगी, तो आप दुश्मन को हराने में अपने को बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी बात आती है औद्योगिक तकनीकी। औद्योगिक तकनीकी आर्थिक समृद्धि की स्थापना करके राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करती है। तो जितना ज़्यादा औद्योगिकीकरण आपके देश का होगा, उद्योगों का संगठन होगा, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होगा, श्रमिकों का प्रशिक्षण होगा, राष्ट्रीय हितों के साथ श्रम नीति का सामंजस्य होगा, तो उससे युद्ध में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का काम किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय दक्षिण पूर्वी एशिया के रबड़ पैदा करने वाले देशों पर जब जापान ने अधिकार कर लिया तो अमेरिका को रबड़ मिलना मुश्किल हो गया, परंतु अमेरिका ने अपनी सुविकसित औद्योगिक तकनीकी के सारे सिंथेटिक रबड़ बनाई, वो इस कमी को दूर किया।
तो औद्योगिक तकनीकी की सहायता से राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। इससे राष्ट्र में पूंजी का बाहुल्य होता है और पूंजी बाहुल्य के कारण तकनीकी अथवा आर्थिक सहायता से राष्ट्र सक्षम हो जाता है। तीसरी बात आती है संचार तकनीकी। संचार तकनीकी का मतलब है आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों पर किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है। जैसे आवागमन में सड़कें, रेल, मोटर, वायुयान न केवल राष्ट्र की एकता प्रदान करते हैं बल्कि दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और आजकल सैटेलाइट्स, तो ये बातें जो हैं वो एक राष्ट्र को दूसरे आज वर्तमान में आपने पढ़ा ही होगा कि भारत के संचार उपग्रह जो हैं वो जासूसी उपग्रह भी जो हैं वो चाइना के इस संकट काल के समय तिब्बत तक जाके दौरा करके आ गए। तो आज हमारी देश में अगर संचार तकनीकी ज़्यादा अच्छी होगी, संचार तकनीकी ज़्यादा अच्छी है, हमारे पास औद्योगिक रूप से हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आज हमारे सामने जो चीन की समस्या आई हुई है बॉर्डर पे, तो सर्विलांस के लिए हमारे पास संचार के साधन भी अच्छे हैं, हमारी मिलिट्री भी वेल इक्विप्ड है। तो और सारे संसाधन जो हमने जुटाए हैं उससे आज हम बहुत मजबूत स्थिति में। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। कल हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम अन्य विषयों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।